हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ से अपना 9th चैप्टर पढ़ रहे थे, जंतुओं में जनन। इससे पहले के जो वीडियो थे उन वीडियो में अपन ने देख लिया था कि जो जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, और इससे पहले अपन ने लैंगिक जनन के बारे में बात कर ली थी। और लैंगिक जनन में अपन ने दो तंत्र पढ़ लिए थे, एक तो नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जो अपन ने पढ़ा था उसमें देखा था कि किस प्रकार जो होता है उसके भ्रूण का परिवर्धन होता है, कि भ्रूण किस प्रकार से बनता है, जो भ्रूण का जो निर्माण है वो किस प्रकार से गर्भ में हो रहा है। अब इससे आगे अपन ने यहाँ से पहले जो भी बातें कर ली थी कि भ्रूण जो होता है किस प्रकार परिवर्धन होता है, भ्रूण की कोशिकाएं किस प्रकार विकसित होती है, और भ्रूण जो होता है ना किस प्रकार गर्भ में बदलता है। फिर उसके बाद में अपन ने दो प्रकार के जीवों की बात की, अंड प्रजक और सजीव प्रजक, ठीक है ना। अंड प्रजक या जिसे अपन जरायुज कहते हैं, जो सीधे अंडे देते हैं उन जंतुओं को तो अपन अंड प्रजक कहा जाता है। जो सीधे क्या करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, उन्हें जरायुज कहा जाता है। आप देखिए, फिर यहाँ से अपन ने निषेचन की भी बात की थी कि दो प्रकार के निषेचन होते हैं, एक तो आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। यदि नर युग्मक और मादा युग्मक का चयन मादा के शरीर के अंदर होता है तो वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, यदि शरीर के बाहर होता है तो उसे अपन बाह्य निषेचन कहते हैं। अब यहाँ जो बाह्य निषेचन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जैसे बात करेंगे यहाँ अपन मेंढक की। तो क्या था कि जो मेंढक था एक जलीय जीव, जल में पाया जाता है अधिकतर, वैसे ही स्थल पे भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है इसका जो सतह होता है, जनन के लिए जो स्थान होता है वो कौन सा होता है, जल होता है। तो जल में पाए जाने वाले सभी जीवों को जलीय जीव कहा जाता है। तो अपन ने मेंढक की बात की, और मेंढक में क्या पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता, एंड मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है कि जो मादा थे और जो नर थी, मादा और नर जो है वो दोनों ही क्या कर देते हैं, अपने युग्मकों को बाहर पानी में छोड़ देते हैं, और पानी में छोड़कर जब वो मिल जाते हैं तब वो जो है एक नए जीव का निर्माण करने लग जाते हैं। तो यहाँ शिशु से वयस्क तक की मैं बात करता हूँ। तो पहले जैसे मैंने क्या किया कि जो मेंढक था उसने अंडा दिया, मेंढक की जो मादा थी उसने क्या दिया, अंडा दिया। फिर अंडा देने के बाद में उसके शुक्राणु आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो फिर जैसे ही निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन की क्रिया में क्या हो गया कि अंडा और शुक्राणु जो दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए हैं। क्या हो गया, अंडा और शुक्राणु जो है आपस में दोनों मिल गए हैं। दोनों मिल जाने के बाद में क्या हुआ कि अंडे से क्या हो गया, इसकी जो है एक अवस्था होती है लार्वा अवस्था, जिसे अपन टेडपोल कहते हैं। तो वो अवस्था आ जाती है टेडपोल। आपकी बुक में दे रखा है, एक मेंढक का डायग्राम दे रखा है, फिर वहां से अंडे दे रखे हैं, और टेडपोल का मतलब होता है इसके छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब अंडे से निकले ही होते हैं, उन बच्चों की अवस्था को अपन ने क्या बोल दिया, टेडपोल कह दिया। और टेडपोल जो होता है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और धीरे धीरे बड़ा होकर एक मेंढक का निर्माण कर लेता है, छोटे बच्चे मेंढक का निर्माण कर लेता है, जिसे अपन वयस्क कहा जाता है। तो ठीक है ना, ये जो है इसकी लार्वावस्था वाली जो थी अंडे वाली, वहां से टेडपोल बना, जिसे अपन कहते हैं छोटा बच्चा, अंडे के जितने सा बच्चा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा बच्चा भी होता है, और थोड़ा जो अंडे का जो अंदर वाला जो पदार्थ होता है
ठीक है ना, वो पदार्थ होता है, मतलब दोनों मिक्स में होते हैं। बच्चा और जो अंडे का जो पदार्थ है दोनों क्या होते हैं, मिक्स में होते हैं। तो वो टेडपोल और उसके बाद में किसके निर्माण हो गया, एक शिशु का निर्माण हो गया, वयस्क का क्या हो गया, निर्माण हो गया है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, शिशु से वयस्क तक की अवस्था कहलाएगी, जो अधिकतर किसमें पाए जाते हैं, जिनमें बाह्य निषेचन होता है उनमें पाए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक टॉपिक और लिखा देता हूँ, कायांतर। क्या लिखा देता हूँ, कायांतरण। तो देखिए, जो टेडपोल अवस्था थी उस टेडपोल अवस्था को वयस्क में रूपांतरण होने की क्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, मेंढक की टेडपोल अवस्था को टेडपोल अवस्था को वयस्क में रूपांतरण होने की प्रक्रिया, रूपांतरण होने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपन ने इसको कायांतरण कह दिया है। ये क्या हो रहा है, इसकी जो है इस शिशु से अवस्था, बच्चे से और बड़े आदमी बन रहा है, बड़ा मेंढक बन रहा है। तो यह अवस्था क्या कहला रही है, कायांतरण कहला रही है, मतलब उसका रूपांतरण हो रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई है, कायांतरण कहलाती है। अब इसके बाद में जो अपन बात करते हैं, तो जो इसका लास्ट जो टॉपिक बचेगा वो है अलैंगिक जनन। इसकी बात करेंगे अपन आज, अलैंगिक जनन की बात करेंगे। तो देखिए, जनन की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि जीवों द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। और अपन ने लैंगिक जनन की बात की थी फर्स्ट टाइम पे। तो लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था कि ऐसा जनन जिसमें संतति उत्पन्न करने के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, उसे अपन ने क्या कह दिया, लैंगिक जनन कह दिया। उसमें नर की भी आवश्यकता होगी और मादा की भी आवश्यकता होगी, मतलब दोनों के बिना संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। वो तो बात की अपन ने लैंगिक जनन के अंदर की। अब ये है अपने अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होगी, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, दोनों में से किसी एक से ही नई संतान का निर्माण होगा। अब इसकी पहले तो अपन परिभाषा देते हैं, फिर कैसे होगा उसके अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक की
ऐसे जनन को, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए यहां जो अपन बात करेंगे आगे कि इसमें क्या होगा कि एक ही जनक होगा, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। इसके अलावा दूसरे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहां से, जैसे आपने ये परिभाषा लिख ली, अब क्या करेंगे अपन अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार की जो विधियां पाई जाती है जिनसे किस प्रकार नए जनक या नई संतति का निर्माण होता है, उसकी बात करेंगे अपन यहाँ। तो अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियों की बात करेंगे अपन यहाँ। तो विधियां कौन कौन सी होगी? प्रथम विधि की बात करेंगे, या आप यहाँ से लिख सकते हो अलैंगिक जनन की निम्न विधियां होती है। और पहली जो विधि होगी अपनी वो क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं अपन। पहली विधि मुकुलन। क्या लिखेंगे अपन? मुकुलन। देखिए मुकुलन की जो क्रिया पाई जाएगी ये हाइड्रा और ईस्ट नाम का एक जीव है, हाइड्रा व ईस्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है मुकुलन की क्रिया? हाइड्रा और ईस्ट में पाई जाती है। अब देखिए हाइड्रा और ईस्ट में कैसे पाई जाएगी, तो मैं यहां से एक हाइड्रा का डायग्राम बना रहा हूं। ये इस प्रकार का जो होता है हाइड्रा होता है, ठीक है ना? ये इस प्रकार का क्या है? हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये हाइड्रा अपने यहाँ पे एक उभार का निर्माण करेगा। यहाँ कहने का मतलब है इसकी कोशिकाएं जो है धीरे धीरे वृद्धि करके यहाँ एक छोटी सी गांठ या एक छोटा सा उभार बना लेगी। जैसे मैं यहाँ इसके डिस्कस की बात करते हैं अपन, ये मैंने क्या कर दिया कि ये दूसरे हाइड्रा का निर्माण कर दिया और यहाँ जो है ये एक छोटा सा उभार बन गया। यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ एक छोटा सा उभार बन गया कि इसकी कोशिकाओं ने यहाँ से क्या किया, वृद्धि की और वृद्धि करके यहाँ एक छोटे से उभार का निर्माण कर लिया। उभार का निर्माण कर लिया, इस उभार को अपन ने क्या कह दिया, मुकुल कह दिया। इस उभार को अपन ने क्या कह दिया, मुकुल कह दिया है। अब क्या होता है कि ये वाला जो उभार है ये धीरे धीरे वृद्धि करता जाता है। क्या करता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा। अपना जो खाना है वो तो इससे लेता रहेगा और ये धीरे धीरे क्या करता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा। मान लिया जाए कि क्या हुआ कि इसने धीरे धीरे वृद्धि की और वृद्धि करके ये अपनी इसके समान हो गया, मतलब दोनों की जो साइज है वो समान हो गई है। तो क्या किया कि यहाँ से जो अपने पास है ये एक उभार बन गया, ये है, ये भी क्या हो गया, एक उभार बन गया है। मतलब दोनों का निर्माण हो गया और दोनों की क्या हो गई, साइज समान हो गई। अब ये वाला जो क्या करता है, ये जो उभार बना है ये उभार धीरे से यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही ये इसके समान हो जाएगा और क्या हो जाएगा, धीरे से ये हट जाएगा। तो पहले क्या था, एक ही आदमी था, या इससे क्या मान लो कि नर मान लो या मादा मान लो। तो इस हाइड्रा ने, नर की बात कर रहे हैं, इस हाइड्रा ने क्या किया, अपने शरीर के ऊपर एक हल्का सा उभार बनाया और ये उभार धीरे धीरे वृद्धि करता गया और बाद में ये इसके शरीर से अलग हो गया। तो एक ही से दो हाइड्रा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्या
यहाँ पे किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ी या किसी मादा की आवश्यकता पड़ी कि आजा, मतलब उसके भी शुक्राणुओं को और इसके भी क्या किया जाए कि अंडाणुओं को, मतलब उसके भी शुक्राणुओं को बोल दिया जाए आ जाइए आप भी, और इसके अंडाणुओं को भी क्या कर दिया जाए, इसके जो शुक्राणु हैं उनको भी इधर से भेज दिया जाए कि लो जी आप दोनों के अंडाणुओं और शुक्राणुओं को मिला दिया गया और एक नई संतान का निर्माण कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे तो सिर्फ क्या है कि जो मुकुल है, जो हाइड्रा है, उस हाइड्रा ने अपने अंदर उभार विकसित किया और उभार से ही 2 हाइड्रा का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। आपको मुकुलन की परिभाषा या उदाहरण से पूछ भी लिया जाए तो आपको किसकी बात करनी है, हाइड्रा की बात करनी है, और ये डायग्राम दोनों आपको बनाने हैं। और इस बार का जो ये सबसे मोस्ट टॉपिक है अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है। ये तो अपन ने पहली विधि की बात कर ली, इसकी मुकुलन की। अब इससे आगे मैं बात करता हूं द्विखंडन की। इसकी बात करेंगे अपन द्विखंडन की। तो देखिए द्विखंडन की जो विधि पाई जाती है वो अमीबा में पाई जाती है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। आपको बता दिया जाए, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, अमीबा की जो आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती, मतलब ये उबड़ खाबड़ आकृति होती है। इसके अंदर ये क्या पाया जाता है, इसका केंद्रक पाया जाता है। कोशिका केंद्र क्या पाया जाता है, केंद्रक। मैंने आपको इससे पीछे वाले चैप्टर में भी बताया था, कोशिका के में भी, कि क्या होता है, अमीबा जो होता है निश्चित आकृति का होता है। इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है और बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो अमीबा में द्विखंडन होगा। द्विखंडन का मतलब होता है 2 भागों में टूटना। क्या होगा, 2 भागों में टूटना। ये वाला जो भाग है ये अमीबा का, ये 2 भागों में टूट जाएगा। और वो कैसे टूटेगा, मान लो कि ये अमीबा था और इस अमीबा में क्या हुआ कि इसके केंद्रक में, जो अंदर का केंद्रक है, ये टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो अब ये 2 भागों में विभाजित हो गया इसका केंद्रक। अब क्या हो जाता है कि एक कोशिका के अंदर ये दोनों केंद्रक नहीं रह सकते, तो ये यहाँ से अलग हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 अमीबा का निर्माण हो गया। आपस में बीच में से टूटकर क्या हो गया, 2 अमीबा का निर्माण हो गया। तो इसमें पहले भी एक अमीबा था, अब ये जनन करके कितने अमीबा बना रहा है, 2 अमीबा बना रहा है। मतलब एक ही से 2 संतानों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और आपके अलैंगिक जनन की 2 ही विधियां दे रखी है, कौन कौन सी, मुकुलन और द्विखंडन। तो आपको इन दोनों को ही याद करना है। कल अपन काम करेंगे इसका, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।